नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन करके जो है एक एक कर सबकी फरियाद सुनी और इस दौरान जो है अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें जल्द ही समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और इस दौरान जो है सभी फरियादियों की एक एक करके समस्याएं सुनी। तो गोरखपुर से यह जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन दर्शन कार्यक्रम लगाए और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद नजर आए। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान एक एक करके सभी फरियादियों की समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी अवनीश मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया, क्या कुछ इस दौरान देखा गया, किस तरह के निर्देश जो अधिकारियों को दिए गए? जनता दर्शन में लगभग 300 से ऊपर अधिक फरियादी आए थे। हम आपको बता दें कि सबसे अधिक जो मामला है जमीनी विवाद का था, वो माफियाओं से संबंधित था और कुछ दवा जो है पैसे के अभाव में इलाज कराने की बात आई। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। कहा कि जो जिनके इलाज जो है पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं, तत्काल उनका शेजरा बना करके शासन को भेजा जाए ताकि उनका इलाज समुचित तरीके से हो सके। वहीं भूमाफियाओं का जो कहर है वो जोरों पे है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जो इस तरीके का घृत कार्य कर रहा है वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया और कहा कि जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो है जनता को चैन की सांस मिले और राहत मिल सके। क्योंकि सबसे अधिक मामले जो है राजस्व से और भूमाफिया जो जमीन गरीब तबके के लोगों की कब्जा कर रहे हैं उसको लेकर के। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है आंध्र प्रदेश के पुनरूर के 2 जो है मेल और फीमेल गायें आई हैं, जिसको उन्होंने प्यार दुलार किया और चारा खिलाया। वहाँ की 2 छोटी गायें आई हैं जिसकी नस्ल को देखने के लिए मेल और फीमेल आई, क्योंकि यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में जो है गौशाला में हर प्रांत की और हर देश की लगभग गाय जो है मौजूद है। बिल्कुल, जिस तरीके से जनता दर्शन कार्यक्रम में कई सारे फरियादी आपने बताया कि इस दौरान जो है 300 से भी ज्यादा लोग जो है पहुंचे और वहीं अगर हम देखें कितनी देर ये जन दर्शन कार्यक्रम चला और साथ ही साथ आज क्या कुछ प्लान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? जी, जनता दर्शन की बात करें, फरियादियों की बात करें तो जो है रात 12 बजे से ही फरियादी जनता दर्शन के लिए गोरखनाथ मंदिर गेट पे खड़े हो जाते हैं अपनी फरियाद को लेकर के। लंबी कतार लगी रहती है, 300 लोग मायने रखते हैं और लगभग 3-4 घंटे का ये सिस्टम चला, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय एक एक लोगों के पास गए हैं, उनकी समस्याओं को सुने। लगभग कई जिले के लोग, लगभग माना जाए तो गोरखपुर जिले के लगभग 10-20-50 अगल बगल के जिले के लोग वहां से मौके पे पहुंचे थे और मुख्यमंत्री महोदय ने सबकी समस्याओं, यहाँ तक कि बिहार प्रांत के भी, नेपाल के लोग, तमाम ऐसे लोग आए थे जो अपने वहाँ की समस्या लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से आए थे कि हमारे वहाँ इस तरह की समस्याएं हो रही हैं और उस पर आप अंकुश लगाने का कार्य करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है जनता दर्शन लगाया और बड़ी तादाद में जो फरियादी है उनके पास पहुंचते हैं और इस दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ उनके समस्या निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को देते हैं। और खबर प्रयागराज से सामने आ रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा सवाल। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं। प्रयागराज में एम्स क्यों नहीं स्थापित हो सकता? पूर्वांचल में सरकार ने 4 एम्स की घोषणा की थी। प्रयागराज सब तरफ से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, एम्स प्रयागराज में क्यों नहीं स्थापित होना चाहिए? तो ये सवाल जो है हाईकोर्ट ने पूछा है मुख्य सचिव से। और आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने कहा पूर्वांचल में सरकार ने 4 एम्स की घोषणा की थी, तो अब जो है क्यों नहीं स्थापित किए जा सकते एम्स प्रयागराज में? तो हाईकोर्ट का ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है और उन्होंने सवाल जो है उठाए हैं। उन्होंने कहा है
कि प्रयागराज में एम्स को स्थापित क्यों नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें तो सरकार ने 4 एम्स के स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, हालांकि अभी तक जो है इस पर किसी भी तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि प्रयागराज में एम्स क्यों नहीं स्थापित किए जा सकते हैं। और हर तरफ से देखिए तो सड़क मार्ग से जो प्रयागराज है वो जुड़ा हुआ है, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है एम्स में प्रयागराज का एम्स जो है वो प्रयागराज में स्थापित किया जाना। और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने जो है सवाल उठाए हैं, उन्होंने पूछा है कि क्यों स्थापित नहीं किया गया। प्रयागराज से खबर सामने आ रही, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल। तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में सरकार ने 4 एम्स की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक जो है इसको लेकर किसी भी तरह के एक्शन नहीं लिए गए हैं। क्या वजह है? तो ये तमाम चीजें हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है और जहां 4 एम्स की घोषणा की गई थी, वहीं अभी तक जो है एक भी एम्स स्थापित नहीं होने की जानकारी जो है सामने आ रही है और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आप जो देखें जहां बताया जा रहा है कि 4 एम्स स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक जो है इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कदम नहीं उठाया गया है और अब हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर सवाल उठाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये दरअसल एक PIL है, एक संस्था द्वारा दाखिल की गई है जिसमें एम्स को लेकर के सवाल किया गया था, उसी को लेकर के अब 17 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है। 17 अक्टूबर को जब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अपने जवाब में हलफनामा दाखिल करना है। दरअसल अभी एम्स को लेकर के जिस तरह से डिमांड की गई थी और अभी तक यहाँ पर एम्स स्थापित नहीं हुआ, खासतौर से अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में एम्स क्यों नहीं होना चाहिए, इस टाइप का सवाल जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है, जिसको लेकर के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने मुख्य सचिव को इस बारे में अवगत कराने की बात कही है। चूंकि जो सन 2014 और 15 में एक एम्स गोरखपुर में स्थापित हुआ तो उसके बाद से कोई एम्स अभी तक नहीं बना है। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह चीजों की जानकारी दी गई और इसी वजह से अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से 17 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल किया जाएगा, जहां स्टेट गवर्नमेंट से राज्य सरकार से पूछा गया है कि आखिर एम्स क्यों नहीं स्थापित होना चाहिए, वहीं केंद्र से भी पूछा गया है। शोएब, अगर हम देखें सरकार राज्य सरकार की बात करें तो अपने वादे पूरे करने में कहीं ना कहीं वो हमेशा जो है अग्रसर रहती है और क्या वजह रही, यहाँ घोषणा तो की गई लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई और कदम की बात करें तो नहीं उठाए गए, वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई। बिल्कुल, देखिए अब इस बारे में अभी इसलिए कहना जल्दबाजी होगी कि क्यों किन तकनीकी कारणों से क्यों विलम्ब हो रहा है या क्या वजह है। ये जब 17 अक्टूबर को इनकी तरफ से जवाब दाखिल होगा तो चीजें साफ हो पाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि हाईकोर्ट ने भी माना है कि जनसंख्या के हिसाब से बड़ा प्रदेश है और खासतौर से प्रयागराज की बात करें जहाँ एम्स स्थापित होना था वो हर तरह से योग्य है, चाहे वो मार्गों से इसका जुड़ने का हो, चाहे रेल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, तमाम सुविधाओं से लोगों के पहुंचने की कनेक्टिविटी है। उसके बाद भी आखिर अभी एम्स क्यों नहीं स्थापित हुआ, ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में एक बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में क्या वजह है, क्यों नहीं होना चाहिए, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और केंद्र सरकार से भी पूछा गया है, क्योंकि 2014-15 में एक एम्स जो है उत्तर प्रदेश में बना था, इसके अलावा और प्रदेशों में भी एम्स स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो एम्स स्थापित किया गया वो गोरखपुर में स्थापित किया गया। अब ये एम्स जो प्रयागराज में होना है, संस्था की तरफ से जो याचिका दाखिल की उसमें क्या वजह है, इनको लेकर के अब 17 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो चीजें साफ हो पाएंगी। कोर्ट ने जरूर इनसे हलफनामा मांगा है, न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारी वकील है उन्होंने भी बताया है कि वो इस बारे में सरकार। बिल्कुल शोएब, ये भी जो है इससे हम सभी अवगत है कि प्रयागराज जो है हर तरफ से सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो है जनसंख्या कह ले लोग भी यहाँ से आते जाते हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगह से जो अन्य दूसरे राज्य हैं वहां से भी यहाँ लोग आते जाते हैं। लेकिन अगर हम अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं, अब इसको लेकर क्या लगता है, कब तक जो है जवाब दाखिल किए जा सकते हैं, कब तक जवाब पेश किए जा सकते हैं?
देखिए, अगर केंद्र और राज्य की सरकार की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के जनहित के जो मामले हैं उसमें काफी संजीदा है। उम्मीद की जा रही है कि जो भी कारण होंगे उसका निवारण होगा और कोर्ट में जब वो अपना जवाब दाखिल करेंगे तो बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। ये जरूर है कि एक सामाजिक हित के लिए एक जरूरी चीज है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से चीजें बदली हैं, संसाधनों का विकास हुआ है, ऐसे में अगर एम्स बनता है तो आसपास के इलाकों के बहुत से लोगों का फायदा होगा। खासतौर से प्रयागराज में अगर ये बनता है तो तमाम तरह से इसका कनेक्शन है, जुड़ाव है, तो मरीजों को फायदा होगा। अभी इस तरह की सुविधा वाला कोई अस्पताल है नहीं, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण चीज होती है। हाँ, ये जरूर है कि आप हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है तो हाईकोर्ट सवाल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं और प्रयागराज में एम्स स्थापित करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। 4 एम्स की जहां घोषणा की गई थी, वहीं अब इसको लेकर हाईकोर्ट का सवाल मुख्य सचिव से। और बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जाएंगे हरियाणा। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार हरियाणा जाएंगे, रोड शो करेंगे। संबोधित अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जगाधरी में रोड शो करेंगे। तो आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है हरियाणा जाएंगे। आपको बता दें हरियाणा के जगाधरी में रोड शो करेंगे, जहां जो है उन्हें संबोधित भी करेंगे लोगों को। और अरविंद केजरीवाल जो है पहली बार जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा जाएंगे, जहां रोड शो करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे झारखंड। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन सभा को करेंगे संबोधित। साहिबगंज गिरिडीह में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज झारखंड दौरे पर रहेंगे और साहिबगंज गिरिडीह में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा और यहां शाह जो है सभा को भी संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं आगे। औद्योगिक विकास विभाग के 5 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। लखनऊ से ये जानकारी तबादले के बाद भी नई तैनाती स्थल पर नहीं किया था। ज्वाइन स्थानांतरण के बाद भी अपने स्थल पर जमे थे अधिकारी। यूपी सरकार ने अनुशासनहीनता पर निलंबित कर दिया था। सहायक महाप्रबंधक यूपी सीडा कैलाशनाथ श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। इनके साथ साथ अन्य अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। तो लखनऊ से यह जानकारी। और तबादले के बाद भी जो है पहले वाली जगह पर ही जमे हुए थे और ऐसे में जो है 5 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस फैसले को जुमला बताते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी, जिस तरीके से मंजूरी मिली है, किस तरीके से आप इसे देखते हो? ये मंजूरी नहीं है, ये और एक नया जुमला है जो इनका इस टेन्योर का, जो 15 लाख ऐसे जुमला दिए थे, ये भी ऐसे ही एक जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन अभी क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? 4 स्टेट इलेक्शन जा रहे हैं अभी। ये हर स्टेट में इन लोग ने लोकतंत्र को ख़त्म करके सरकार बनाया, एमएलए को खरीदी किया है। वहाँ कोई एमएलए छोड़ के जाएगा, वहाँ 4 साल एमएलए इलेक्शन नहीं करेगा, एक ही बार तो चुनाव करेगा। अब पहले ये बताओ, इनके पास टोटल एमएलए एमपीस कितना है? 292 इंडिया का। ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने में आपको 362 एमपीस चाहिए, कहाँ से लाएगा? इस पॉसिबल ही नहीं है। ये अब बता रहे हैं हमने इसको कमेटी बनाएंगे, पला करेंगे, डंका करेंगे, ढिंका करेंगे। डंका डिंका पिंका से कोई ये होगा नहीं है। इनके सारे बिल टीवी के सामने आए, टीवी के सामने चले गए। ये भी है। मोदी जी ने तो अपने 4 से 5 मंत्री जो हैं विपक्ष के लोगों को समझाने के लिए बोला है कि बिल के बारे में बताया जाए। ये और बहुत चीज़ें समझा, 3 काला कानून के बारे में समझाए,
सारे कानून इन लोग ने समझा समझा के थक गए ये लोग ने, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, वापस लेना पड़ रहा है इनको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक नया जुमला है और कुछ नहीं। सर, राहुल गांधी जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं लगातार, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इन लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग सही नहीं है। सारे बीजेपी का नेता का ये छाल है, उनके खून के अंदर है। महात्मा गांधी जी के साथ इन लोग ने किस तरीके के व्यवहार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके राहुल गांधी को कर रहे हैं। ये नई चीज़ नहीं है, इनकी आदत है। अब किस तरीके से 4 लोग बोल रहे हैं, इनका केंद्र मंत्री बोल रहे हैं, एक नेता बोल रहे हैं, किस आधार से बोल रहे हैं? कोई ना कोई सपोर्ट होगा, मोदी, अमित शाह, नड्डा, तीनों में कोई सपोर्ट होगा। ये कौन है? ये पिट्टू, ये मारवा, आरवा, पारवा, ये सब बकवास लोग हैं। इन लोगों का दिमाग इलाज कराना जरूरी है। उसके लिए यूथ कांग्रेस चाहिए तो लंदन ब्रॉडमोर हॉस्पिटल को भेजेंगे। सर, अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस इसे? देखिए, हरियाणा में सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर में सरकार आएगा। किस तरीके से पिछले 10 साल में वहाँ लोगों के साथ इन लोग ने व्यवहार किया, दुष्व्यवहार किया, ये सारे को बदला लेने का। हर बार वहाँ वोटिंग कम होते थे। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो की यात्रा के बाद लाखों लोग बाहर निकले। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की धागे में जोड़ने का जो उनका प्रयास रहा, वो बिल्कुल सक्सेस रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस फैसले को जुमला और ध्यान भटकाने वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई, तो हमारे साथ खास बातचीत करने को लेकर दीपा दास मंसूरी जी, मैम, जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंजूरी दे दी, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, हमारे पार्टी का जो स्टैंड है वही मेरा भी स्टैंड है। जो फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग अभी तक है उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाहिए। और ये इस बारे में हम बाकी जो इंडिया अलायंस के बाकी हमारे अलायड पार्टनर्स हैं उनसे भी बातचीत चल रहा है। वो सब लोग मिलके जो निर्णय होगा वही उसी पे हम लोग सहमत होंगे, क्योंकि पार्टी के अबाव मैं नहीं हूँ और पार्टी का जो मत है वही हमारा मत है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते, उसके ऊपर अटैक भी नहीं होना चाहते। मैम, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिए थे, उसको लेकर क्या कहोगे? ये एक तो राहुल गांधी जी के ऊपर जितना अटैक आएगा, लोगों के सपोर्ट उनके तरफ उतना ही बढ़ जाएगा, उनके तरफ प्यार उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अब इंडिया की सारी जनता अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि एक ही लीडर है जो सच बोलते हैं, एक ही लीडर है जो इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, और वो आवाज़ बंद करने के लिए बीजेपी के लोग अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं निंदा करती हूँ। और साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि राहुल जी के ऊपर जितना ये इस ढंग का जितना भी आरोप आएगा, वो इन लोगों का ही जो मन है वो कितना पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे वो कितना नीचे गिर गए हैं, आज वही परिभाषा में उनका वो आगे सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं ये निंदा करते हुए ये भी कहना चाहती हूँ कि वो जितना भी ये सब भाषा में उनको अटैक करने का कोशिश करे, जनता अब मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता अब सारे राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा जारी है, और इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने, जिसमें उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिली है, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अब्बास नकवी जी हैं। सर, जिस तरीके से मंजूरी मिली है कैबिनेट को लेकर, देखो, ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये वक्त की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि 12 महीने, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, वो चुनावी चौपाल के चक्रव्यूह में फंसी रहती हैं।
तो इसलिए आज देश को जो है वो इस बेतहाशा जो खर्च होते हैं, समय का जो है वो खर्च होता है, साथ ही साथ जो है वो जो चुनावी व्यवस्था है उसके प्रति जो उत्साह है वो लगातार कम होता जाता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि वो सफल होगा। और जो लोग इसे अव्यवहारिक कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर निर्णय को अव्यवहारिक कहते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हर जो अव्यवहारिक इन्होंने कहा, मोदी जी ने व्यवहारिक करके दिखाया। सर, जिस तरीके से विपक्ष इस पे हमलावर हो रहा है कि खाली ये जुमला है, जिस तरीके से मंजूरी दी। हमने कहा ना, जो अव्यवहारिक कह रहे हैं व्यवहारिक हो जाएगा। अभी ये भी जैसे और पहले कह रहे थे। सर, आज नड्डा जी ने एक लेटर लिखा है खड़गे जी को लेकर। देखिए, जो मोदी जी हैं वो इन 20 सालों में अगर देखें तो राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। यही बात नड्डा जी ने कही है। थैंक यू सर। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।